Hello students, today in this lecture we will see displacement of a particle performing SHM. हमने ऑलरेडी ऑसिलेशन चैप्टर के 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा था, हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब बहुत सारे हमने वैसे तीनों लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए, थर्ड लेक्चर में हमने वेलोसिटी निकाली थी, राइट। इस लेक्चर में हम एक पार्टिकल जो SHM मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते कैसे होगा। ओके, सबसे देखो, जैसे मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था, सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही आपको मैंने क्लियर बताई थी एक बात कि अगर आप कनेक्टेड लेक्चर्स नहीं देख रहे हो, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखा है तो लेक्चर 4 बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, राइट। तो लेक्चर 4 आपको तब समझ में आएगा जब आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 देखा है। ओके, तो आई होप आपने लेक्चर 3 देखा है, क्योंकि लेक्चर 3 के ही एंड से मैं इस पार्ट को स्टार्ट करने वाला हूं। ऐसा है क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, राइट। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM जो मैंने लेक्चर 3 में सिखाया था। ओके, चलो देखते हैं याद है कि नहीं सबको। पॉइंट ऐसा था कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, राइट। SHM का मतलब सबको पता होना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो है इसका फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, राइट। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज गिवन बाय, वो हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे और फटाफट उस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे आगे कंसेप्ट। SHM इज गिवन बाय, राइट। देखते हैं फॉर्मूला क्या है, राइट। फॉर्मूला सबको वैसे भी आना चाहिए, बहुत इजी फॉर्मूला था। वेलोसिटी मींस v, इट वाज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेर हर एक पैरामीटर का अपना रिस्पेक्टिव मीनिंग है। v इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और यू कैन से इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. This capital A is the amplitude of particle performing SHM and this x is the displacement of a particle performing SHM. Okay, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला आता है और ये हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 में देखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे पहली बात तो इस फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट को इंसर्ट कराना पड़ेगा। कैसे, देखो ध्यान दो, एक फॉर्मूला होता है वैसे सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ। सिंस this velocity v can be written as dx by dt, ये हम velocity v को हम dx by dt लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम velocity v को dx by dt लिख सकते हैं तो ये velocity v का आंसर हम ऊपर पुट करके देखते हैं और आंसर क्या आता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। दिस कैपिटल V कैन बी, वही एक ही बात है, समझ लेना। दिस कैपिटल V जो वेलोसिटी है इसको हम लिख सकते हैं dx by dt विच विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। दिस ये समझ आ रहा है, ये एक्सप्रेशन जो आया, दिस इज द एक्सप्रेशन। कब आया ऐसा एक्सप्रेशन? व्हेन वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू dx by dt इन अबव इक्वेशन, राइट। तो जैसे मैंने v के जगह पे dx by dt डाल दिया तो ये इक्वेशन हमको यहाँ पर मिला है। बात समझो कि हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट को हम बट ऑफ ऐसे x से डिनोट करते हैं, बहुत बार हमने पढ़ा है फिजिक्स में। ओके, तो ये x में मेरा काम है यहाँ पे। ओके, तो इंटीग्रेशन का एक बेसिक रूल होता है, पॉसिबल हो, देखो मैं क्लियर बता रहा हूं, अगर पॉसिबल हो तो dx के साथ x का टर्म रखो, अगर पॉसिबल हो तो dt के साथ t का टर्म रखो। मैं बोल रहा हूं अगर पॉसिबल हो तो ही, नहीं पॉसिबल तो कोई बात नहीं चलेगा। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, dx के साथ ट्राई करो x के टर्म को रखने का और dt के साथ ट्राई करो t के टर्म को रखने का, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ट्राई कर सकते हैं लेकिन। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। देखो जैसे कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी dx दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास dx है, तो dx के साथ x का टर्म होना चाहिए। x का टर्म यहाँ पे इनटू में है, राइट। यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो विल गेट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये मैंने कैसे बनाया, देखो dx एज इट इज रखा है मैंने, dx में कोई चेंजेस नहीं किया, dx को मैंने एज इट इज रखा है, ये रूट वाला पार्ट जस्ट हमने यहाँ पे ले लिया। अब आगे जो भी वो देखते हैं। चलो आगे क्या है हमारे पास, सो वी हैव प्लस माइनस ओमेगा एज इट इज। अच्छा, देखा जाए ना, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूं तो ये प्लस माइनस यहां से हटा देते हैं, राइट, क्योंकि प्लस माइनस आगे लेके जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं कि ओनली कंसीडरिंग मैग्नीट्यूड, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं तो जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा। ओके, सो मैं यहीं पे लिखता हूं एंड कंसीडरिंग
ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, राइट? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलो देखो। तो अभी तक मैंने वैसे तो ये आधा एक्सप्रेशन लिखा, आगे और लिखने वाला हूं। dx के साथ मैंने x का टर्म रख लिया है। अच्छा, मैंने क्या बताया था, dt के साथ t का टर्म रखने का ट्राई करो, नहीं है कोई बात नहीं, देखो चेक करो, ये dt जो है अगर मैं इसको यहां भेजूं तो इतना तो क्लियर है कि dt के साथ कोई t का टर्म तो नहीं है। मैंने बताया था जरूरी नहीं है कि dt के साथ t का टर्म हो, लेकिन ट्राई करो, बट ट्राई तब करेंगे ना जब अंदर t का टर्म होगा, t का टर्म है ही तो कोई बात नहीं, ऐसे रख देते हैं, राइट? अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पर हमको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, राइट? अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, तो पॉइंट ऐसा है, ऑन इंटीग्रेटिंग देखते हैं क्या होता है। ऑन इंटीग्रेटिंग, अगर मैं इंटीग्रेट करूं, ऑन इंटीग्रेटिंग, अबव इक्वेशन लिखना है तो लिख लो, चलेगा, अबव इक्वेशन, राइट? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझ जाना चाहिए आपको, राइट? अगर मैं इंटीग्रेट करूं जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन है, देन वी विल गेट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ हमको यहां पर क्या मिलेगा, आई विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt। आई होप आपको समझ में आया ये चीज मैंने यहां पे क्या लिखी हुई है, ओके? तो बस ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन ले लिया है, और क्या किया है, और प्लस माइनस क्यों मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने पहले यहां पे लिख दिया, वी आर ओनली कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेशन, राइट? हम कोई साइन लेके नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख के काम कर रहे हैं, ओके? तो अब यहाँ पर आता है इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, जो अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूं तो बहुत इजीली कर सकते हो उसको, राइट? फॉर्मूला बता देता हूं, बहुत इजी है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx है, इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, और प्लस में c, इसलिए c या फिर c1 लिख लो। कांस्टेंट इसीलिए लिखा जाता है बिकॉज इट इज अ इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये कोई डेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं, ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, तो हमेशा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है, राइट? तो इस चीज का फॉर्मूला तो आपके सामने यहाँ पे, ये कहां से आया, ये आप पढ़ोगे मैथ्स में इंटीग्रेशन चैप्टर में कहां से आया, राइट? अभी के लिए तो जस्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सेम ये तो फॉर्मूला मैंने और बहुत सारे डेरिवेशन में सिखाया है ये फॉर्मूला, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt को लिखा जा, देखो पहली बात तो ये जो ओमेगा dt है ना, इसको हम और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। एज ओमेगा इज कांस्टेंट मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले सकते हैं, सो विल गेट ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, राइट? ऐसा मिलेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ dt का फॉर्मूला तो आई होप सबको पता होना ही चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ dt होता क्या है, राइट? दिस इंटीग्रेशन ऑफ dt का जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू t, और प्लस आपको लेना है कोई कांस्टेंट c2 ले लो, क्योंकि ऑलरेडी आपने c1 ले। एक काम करते हैं ना, C1 देखो फर्स्ट LHS में जो कांस्टेंट आएगा दैट इज C1, और जो RHS में जो कांस्टेंट आएगा वो होगा C2, क्योंकि यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी RHS है। ये तीनों एक ही इक्वेशन नहीं है, समझो ना, ये वाले पार्ट का RHS यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ओके? बस इतना सिंपल सा, ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx विल राइट साइन इनवर्स ऑफ x बाय, हमको यहाँ पे लिखना होगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c1, ऐसा मुझे लिखना पड़ेगा, राइट? इट विल बी इक्वल टू, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसके इक्वल टू होगा जिसमें हमारे पास ऑलरेडी ओमेगा है, और इंटीग्रेशन ऑफ dt का आंसर आपको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखकर दिखा दिया है, इट इज t प्लस c2। आई होप यहां तक आपको एकदम क्लियर है चीजें, राइट? तो ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट एक साइड ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, देखना है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। सो हियर विल गेट साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, याद रखना a स्मॉल लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, राइट? a स्मॉल नहीं लिखना है, क्योंकि अगर a स्मॉल हो जाता है ना तो वो एक्सीलरेशन बन जाता है। तो ये जो कैपिटल A है, दिस कैपिटल A रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड, कैपिटल A मींस एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशंस में, और स्मॉल a का मतलब होता है एक्सीलरेशंस, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ x बाय एज इट इज है, ये ओमेगा t को भी मैं एज इट इज लिखता हूं, दिस ओमेगा t एज इट इज, प्लस ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे C2 था, यहाँ से प्लस C1 वहां जाता है तो यहाँ बन जाएगा माइनस ऑफ C1, जैसे हमको ऑलरेडी पता है कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, हम एक न्यू कांस्टेंट एज्यूम करेंगे विच विल बी अल्फा। ये केस में मैं अल्फा ले रहा हूँ, ये केस में C नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 में मैंने कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट को कांस्टेंट C ले लिया है, तो इस बार कुछ अलग कांस्टेंट लेते हैं ना, हर बार क्यों वही लेते हैं, ओके? सो द फाइनल इक्वेशन इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस अल्फा, राइट? करना क्या है पहले वो समझो, वी हैव टू फाइंड
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट का हमको वैल्यू चाहिए। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चाहिए मींस x चाहिए। अच्छा, x तब मिलेगा जब साइन इनवर्स यहां से हटेगा। बहुत इजी है, साइन इनवर्स यहां भेज दो, सो विल गेट x by a, राइट। हमको साइन इनवर्स यहां से हटाना है और जैसे ही साइन इनवर्स यहां से हटता है वी विल गेट x by a इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा, राइट है। लेकिन मुझे x by नहीं a नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए सिर्फ, राइट। x इज द डिस्प्लेसमेंट जो मुझे क्वेश्चन बोला है, निकाल कर दिखाओ। ठीक है, निकाल लेते हैं, चलो। This x will be equal to a sin of omega t plus alpha. This is the value of displacement. लेकिन wait, अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला है। याद करो लेक्चर नंबर 3, जब मैंने कांस्टेंट बनाया था उस कांस्टेंट का जब तक मैंने आंसर नहीं निकाला था तब तक आपको फाइनल आंसर नहीं मिला था। तो ये कांस्टेंट अल्फा निकालना पड़ेगा हमको, राइट। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज द कांस्टेंट, राइट। जब तक कांस्टेंट का आंसर नहीं मिलेगा आपको रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन नहीं मिल सकता है, राइट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैसे निकाला जाए अल्फा, कैसे निकाला जाए? बाउंड्री कंडीशंस यूज करते। कल मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बाउंड्री कंडीशन सिखाया था। बाउंड्री कंडीशंस वो होते हैं जो मैंने देखो एक वेव के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी करके, ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, देखो दो पोजीशंस होते हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन होता है और एक मीन पोजीशन होता है। तो जल्दी जल्दी मैं एकदम फटाफट आपको बता देता हूं वो क्या है, वो पोजीशंस क्या स्पेशलिटी है उसकी। तो एक काम करते हैं ना, क्यों नहीं यही इधर ही कर लेते हैं यहीं पे, राइट। ये समझना, ये सिर्फ डायग्राम है, राइट। इसमें कुछ आपको ये आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। इस डायग्राम को मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि समझो कि मैं जो यहां पे आगे पुट करूंगा वो आया कैसे, वो समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स कंसीडर अ ट्रांसवर्स वेव। एक ट्रांसवर्स वेव हमने कंसीडर किया है जो जिसका पर्टिकुलर प्रोपोगेशन का आप डायरेक्शन देख ही रहे हो। ओके, इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द वेव ऑसिलेट्स, राइट। वो ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, राइट। वो हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म करते हैं, वो हर एक पार्टिकल परफॉर्म करते हैं ऑसिलेटरी मोशंस, जिसको आप अपनी भाषा में ऑसिलेशन बोलते हो, राइट। ओके, तो ये ऑसिलेटरी मोशन मींस जो पार्टिकल है वो ऐसा अप डाउन मोशन करेंगे, राइट है। ओके, तो ऐसी बात है। तो होगा क्या यहाँ पे सबसे मेन चीज समझने लायक ये है कि अगर मोशन ऑसिलेटरी है, राइट। अगर ऑसिलेटरी मोशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो बना रहा हूं, ये जो पार्टिकल्स है ये ऑसिलेशन, ऐसा ऑसिलेशन परफॉर्म करते हैं। तो हो क्या रहा है, सुनो, ये पोजीशन को बोला जाता है मीन पोजीशन, राइट। दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। और जो ऊपर वाले पोजीशंस होते हैं, आई होप सबको पता ही है, उसको बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशंस, राइट। सो एक्सट्रीम पोजीशंस भी बना देता हूं और देखो कैसे हुआ ये क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन, राइट। अगर ये नहीं समझ में आया तो समझ लेना कि आगे वाला कंसेप्ट भी आपको नहीं समझ में आएगा, इस डेरिवेशन के आगे वाला। तो एकदम ध्यान से देखना है क्योंकि यहां पे हम समझने वाले हैं व्हाट आर मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशंस, राइट। एक्सट्रीम और मीन पोजीशंस होता क्या है वो सीख ले तो आगे तो हमको आ ही जाएगा। तो ये जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशंस। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, रेड कलर से लिख रहा हूं तो समझ लेना ये एक्सट्रीम पोजीशंस दो है। एक्सट्रीम पोजीशंस, एक स्पेशलिटी आपको बता दूं जो मैं इस डेरिवेशन में यूज करने वाला हूं। एक ध्यान देना, जब भी पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है, राइट। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है तो इसका मतलब है जब मोशन स्टार्ट हो रहा है तो टाइम जीरो है। मोशन स्टार्ट होने के टाइम पे टाइम जीरो होता है, राइट। और जब वो मोशन स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन पे, पार्टिकल का कोई मोशन ही नहीं है। देखो ना, यहीं से तो पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं मीन पोजीशन पे कितना डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है। मीन पोजीशन पे तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट करने स्टार्ट करता है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है। सो एट मीन पोजीशन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको एक्सट्रीम पोजीशन पूछूं मींस ये वाले पोजीशन, तो यहां पे अगर पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है इसका मतलब नहीं तो क्लियर है कि टाइम फिर से यहां पे जीरो है। जब भी मोशन स्टार्ट होगा टाइम जीरो होगा, माइंड में फिट कर लो ये बात को। ओके, टाइम इक्वल टू जीरो व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशंस। ओके, एट टाइम इक्वल टू जीरो अगर मैं आपको पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आप बोलोगे सर द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। देखो अगर मैं पूछूं कि सर यहां पर डिस्प्लेसमेंट और यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, हर बार डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कैलकुलेट किया जाता है, राइट। अगर मैं मीन पोजीशन से आपको डिस्प्लेसमेंट पूछूं, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी प्लस ए और
माइनस ऑफ ए, राइट। ये आंसर होता है डिस्प्लेसमेंट का एट एक्सट्रीम पोजीशंस, राइट। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज प्लस और माइनस ऑफ ए, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा, अगर मीन पोजीशन पे ये कंसेप्ट है, एक्सट्रीम पोजीशन से ये कंसेप्ट है, तो ये दोनों कंसेप्ट क्यों नहीं यहां पुट करके देखें एंड लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। एक बार हमको अल्फा का वैल्यू मिल जाए बस हमारा काम खत्म हो जाता है, राइट। देखो इतना पहले क्लियर कर लो, डिस्प्लेसमेंट आपको इन जनरल, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए तो ये वही इन जनरल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। बट अगर आपको डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन चाहिए तो मीन पोजीशंस के पैरामीटर पुट करो, और अगर if you have to find the displacement at extreme position then substitute the value of t equal to 0 and x equal to plus or minus of a in above equation, right। तो जो वैल्यू पुट करोगे उसके हिसाब से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला, राइट। तो पहले काम करते हैं, लेट्स फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एट मीन पोजीशन। पहले मीन पोजीशन पे हम क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट, देखते हैं कैसे आता है आंसर। ओके, सो इन पॉइंट नंबर 2 वी आर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, राइट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट कौन सा पोजीशन, चलो क्या कहां निकालते हैं, चलो पहले मीन पोजीशन निकाल लेते हैं, एट मीन पोजीशन। ओके, एट मीन पोजीशन वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मींस x का वैल्यू निकालना है एट मीन पोजीशन। ओके, तो कैसे निकाला जाए, ऐसा है कि चलो एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं फटाफट कैसे होता है। पहले मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन के पैरामीटर पे ध्यान दो और हमारे मेन रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन पे ध्यान दो। चलो ये एक्सप्रेशन में इस पॉइंट को देखो, मैंने मेरा आंसर बहुत, मेरा कंसेप्ट एकदम क्लियर है। क्या करना है, अल्फा का एक बार आंसर मिल जाए काम खत्म, अल्फा का आंसर निकालेंगे। चलो, सो वी ऑलरेडी हैव अ इक्वेशन in which we have to put the value of x as 0 and t as 0, right। ये दो जगह पे आपको 0 पुट करना है, so we will get 0 equal to a sin of omega into 0 plus this alpha as it is, right। देखो किया क्या मैंने, अरे मैं मीन पोजीशन पे अगर काम कर रहा हूं तो मीन पोजीशन के पैरामीटर को तो मुझे यहां पुट करना ही है in order to find the value of alpha, right, which is a constant। तो मैंने x के जगह पर 0 पुट कर दिया है, t के जगह पर 0 पुट कर दिया है, ये पुट कर दिया। चलो देखते हैं ना, क्या याद है काम क्या है, अल्फा निकालना है। चलो देखते हैं, सो विल गेट 0 इक्वल टू a साइन ऑफ अल्फा, कहां गया ओमेगा, बहुत इजी है, ओमेगा इंटू 0 इज ओमेगा, सॉरी ओमेगा इंटू 0 इज 0, 0 प्लस अल्फा इज अल्फा, राइट। और यहां पे हमारे पास अल्फा है, सो वी हैव a साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, ए को हटा लो यहां से, राइट। ए यहां पर इंटू में, यहां 0 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, सो विल गेट साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। याद करो ट्रिग्नोमेट्री बचपन में पढ़ा है आपने 10th स्टैंडर्ड में, साइन अल्फा का अगर आंसर 0 आता है या फिर साइन थीटा का आंसर अगर आपने पढ़ा होगा तो 0 कब आता है वो याद करो, राइट। साइन थीटा का आंसर 0 आता है सिर्फ जब थीटा 0 डिग्री होगा, वैसे वो थीटा के लिए यहां पे हमारे पास अल्फा है, राइट। साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होता है अल्फा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होता है, राइट। जब अल्फा का वैल्यू आप 0 डिग्री यहां पुट करोगे तो ही जाके आपको साइन अल्फा का आंसर कितना मिलेगा, 0, साइन ऑफ 0 इज 0 ना, राइट। चलो तो अल्फा का आंसर मिल गया। एक बार अल्फा का आंसर मिल जाए, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन मिल जाएगा। कैसे, अल्फा का आंसर 0 मेन इक्वेशन में पुट करो, राइट। चलो एक काम करते हैं ना, क्यों ना इसको इक्वेशन ले ही लेते हैं। So let's consider this as equation number 1, इसको हम equation number 1 consider करते हैं and let's substitute the value of alpha as 0 in this equation। So point ऐसा है कि substitute करके देख लेते हैं क्या होता है, right। substituting value of alpha is equal to 0 in equation 1। equation 1 में हम अल्फा का आंसर 0 पुट करके देखते हैं क्या आता है। जैसे ही मैं इक्वेशन 1 कहां गया, यहां है, इक्वेशन 1 में अल्फा का आंसर 0 पुट करते हैं, सो वी विल गेट x, वैसे देखा जाए ना तो वो प्लस माइनस में आंसर आएगा क्योंकि आप समझ ना, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, ऊपर भी और नीचे दोनों हो सकता है। x इज इक्वल टू, राइट, प्लस माइनस में अभी लिखना ठीक, चलो ठीक है कोई बात नहीं, प्लस माइनस a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा है। याद देखो प्लस अल्फा है, बट अल्फा का आंसर तो 0 है, 0 पुट करके क्या मिलेगा, अल्फा, सॉरी देखो ओमेगा टी प्लस अल्फा है, ठीक है, ओमेगा टी प्लस अल्फा का आंसर 0, ओमेगा टी प्लस 0 इज ओमेगा टी। सो
this is the final answer of displacement, right? Of displacement of particle performing SHM but at mean position, right? सिर्फ mean position में हमने अभी तक निकाला, एक्सट्रीम बाकी है भाई, एक्सट्रीम भी निकालेंगे, चलो फटाफट। सो ठीक है, चलो यहाँ पे हम इसको छोड़ते हैं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन, आपको बाजू में लिखना है तो लिख सकते हो यहाँ पे, राइट? थियरी तो होना ही चाहिए, वैसे मैंने यहाँ पे एकदम टॉपिक में तो लिखा हुआ है एकदम। आगे बढ़ते हैं। In point number 3 we will find the displacement of particle performing SHM at extreme position। extreme positions पे चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो यही सेम टॉपिक बट थोड़ा सा हम यहाँ पे मीन के जगह पे एक्सट्रीम लिख देंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग व्हाट? परफॉर्मिंग लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखना है तो पूरा लिखना पड़ेगा, फिर हमको परफॉर्मिंग SHM वगैरह सब कुछ लिखना पड़ेगा, तो ठीक है, जो मेन है वो लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट लिखते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट? एक्सट्रीम पोजीशन। ओके ठीक है, चलो एक्सट्रीम पोजीशन पे निकालते हैं। बहुत इजी काम है, देखो मीन पोजीशन पे कैसे निकाला, मैंने एक बार अल्फा का आंसर निकाला, इक्वेशन मैंने पुट कर दिया, काम खत्म। ऐसा ही सेम ऐसे ही काम है। तो करना क्या है, अब यहाँ पे वही काम करते हैं, अल्फा का एक बार आंसर मिल जाए फिर से आके वन में पुट कर देंगे, काम खत्म। चलो एक्सट्रीम पोजीशन कंसेप्ट लो। एक्सट्रीम पोजीशन पे टाइम का आंसर आपको 0 पुट करना है, लेकिन एक्स का आंसर आपको प्लस माइनस ए पुट करना है, राइट? चलो पुट करके देखते हैं क्या होता है। सो एक्स का जो आंसर है दैट इज प्लस और माइनस ऑफ ए, विच विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी, बट वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन, और हम एक्सट्रीम पोजीशन ही देख रहे हैं, राइट? सो यहां पे हमको मिलने वाला है 0 प्लस ऑफ अल्फा। याद रखना यही आपका काम है, आपको अल्फा निकालना, राइट? एक बार अल्फा मिल जाए काम खत्म हो जाएगा हमारा। चलो देखते हैं, ए से ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट, इसको मैं उल्टा लिखता हूं, साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0, ओमेगा सॉरी देखो ओमेगा इंटू 0 कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस अल्फा कर लो, अल्फा हो जाएगा। साइन ऑफ अल्फा का आंसर जो है ए यहां नीचे भेज दो चाहिए तो आपको मिल जाएगा प्लस और माइनस ऑफ 1, राइट? इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ 1, याद करो पढ़ा है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, साइन अल्फा का आंसर 1 कब आता है? साइन अल्फा का आंसर 1 तब आता है जब अल्फा का आंसर पाई बाय 2 होता है, मींस 90 डिग्री। साइन ऑफ 90 इज 1, पढ़ा होगा ना सबने? अच्छा, साइन ऑफ व्हाट एंगल इज -1? 3 पाई बाय 2 होता है, 270 डिग्री, तो वहां पे जाके आपको कितना मिलेगा? -1 आंसर मिल सकता है। तो अल्फा का यहाँ पे 2 आंसर पॉसिबल्स हैं, तो वो 2 आंसर है, दैट इज देयरफॉर अल्फा का जो 2 आंसर पॉसिबल होगा वो होगा, एक पाई बाय 2 हो सकता है और हो सकता है 3 पाई बाय 2, राइट? 2 आंसर पॉसिबल है, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, दोनों पुट करके देखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे अल्फा का एक ही आंसर 0 मिला था तो मैंने 0 पुट करके देखा, वैसे एक और आंसर पॉसिबल होता है। देखो साइन का कौन सा एंगल 0 आता है? साइन का n पाई का आंसर 0 होता है, राइट? साइन n पाई जो होता है वो 0 होता है, n पाई, राइट? 1 पाई 180 0 होता है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ऐसा बहुत सारा होता है, इसके लिए मैंने वहां पे प्लस माइनस लिखा है। यहाँ पे 2 आंसर है, दोनों पुट करके देखें ना, ठीक है? अल्फा का आंसर हमारे पास 0 था, हमने पुट किया, फिर से अभी हमारे पास अल्फा का आंसर फिर से पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, राइट? सेम जैसा स्टेटमेंट यहाँ लिखा है वैसे ही लिखूंगा। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू क्यों लिखना है? वैल्यू ऑफ अल्फा लिखते हैं और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, फिर से इक्वेशन 1 में जाओ और अल्फा का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। अल्फा का 2 वैल्यू, एक पाई बाय 2 और एक 3 पाई बाय 2, एक टाइम पर एक वैल्यू पुट करते हैं, कोई बात नहीं। सो हमारा कहां गया वैल्यू? यहाँ पे x, राइट? सो विल गेट x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। एक बात याद रखना, सब्स्टिट्यूट करने के टाइम पे सिर्फ अल्फा का वैल्यू पुट करना है, फिर से t का वैल्यू 0, x का वैल्यू प्लस माइनस ही पुट कर दे तो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x ही तो निकालना है। जब x का वैल्यू यही पुट कर देगा तो निकालेंगे क्या, राइट? समझ आ रही बात? तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब फाइनल आंसर निकाला तो सिर्फ अल्फा का वैल्यू निकाला। ये क्यों यूज किया मैंने? ये मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मेरे पास अल्फा का वैल्यू ही नहीं था, ये अल्फा का कांस्टेंट का वैल्यू नहीं था। इस कांस्टेंट को निकालने के लिए मैंने इस बाउंड्री कंडीशन का यूज किया है, बाकी इस बाउंड्री कंडीशन का यूज और कहीं नहीं है, राइट? So this x will be equal to a sin omega t, कहाँ गया, राइट? a sin omega t, और प्लस जो है हमारे पास एक बार अल्फा का वैल्यू, एक काम करते हैं पाई बाय 2 पुट करके देखते हैं, पाई बाय 2 हो जाएगा, राइट? साइन 90 प्लस थीटा तो आपको आना ही चाहिए, राइट? साइन 90 प्लस थीटा यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, 90 प्लस ना सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव भी होता है, ऑल सिल्वर टी कप्स, राइट? पॉजिटिव होता है, तो इसका जो आंसर मिलेगा दैट विल बी x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी।
मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज मैंने आपको सिखाई है, साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस ऑफ कॉस। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आप लिख दो प्लस, क्योंकि मैं नीचे थोड़ा प्लस माइनस वहां पे लिखने वाला हूँ इसलिए, राइट। एक ऐसा हो गया। तो यहाँ पे मैंने अल्फा का जो आंसर है, अल्फा का आंसर एक बार पुट किया। और एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इक्वेशन में बता देता हूँ कि अल्फा का आंसर क्या पुट कर रहे हैं, क्योंकि दो अल्फा का आंसर ना, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू π/2 इन इक्वेशन 1, राइट। अब एक काम करते हैं, दूसरा अल्फा का वैल्यू 3π/2 पुट करके देखते हैं। लेट्स सब्स्टिट्यूट निकालना नहीं है मैंने एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक और चीज बाकी है अभी। सब्स्टिट्यूटिंग value of alpha is equal to 3π/2 in equation 2, राइट। इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 1 में ही करेंगे, राइट ना। 2 तो हमारे पास यहाँ पे बनाया नहीं अभी तक हमने। इक्वेशन 1 जो है हमारे पास, इसमें हम अल्फा का वैल्यू 3π/2 पुट कर देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं 3π/2 पुट करूंगा, यहाँ पे देखो हमको क्या मिलता है, x विल बी इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3π/2, राइट। 3π/2, ओके। 270 डिग्री करके देख लो चाहिए तो। 3π/2 इंटू 180/π, पता है ना सबको, पाई कैंसिल हो जाता है, 2 1 जा 2 9 जा 18, 0 9 3 27, 270 डिग्री होता है, राइट। ये सिखाया मैंने आपको ऑलरेडी 11th में एंगल एंड मेजरमेंट में कि कैसे एक रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाए, ओके, ठीक है। साइन 270 प्लस थीटा अगर करोगे, थीटा मतलब ओमेगा टी बोल रहा हूँ, राइट। साइन 270 प्लस ओमेगा टी करोगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ओके। ये ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया हुआ चीज, राइट। मैथ्स में हमने ऑलरेडी किया है। मैथ्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स मैंने ऑलरेडी जो भी बच्चे एडमिशंस लिए थे मैंने उनको बोला था मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मैथ्स ड्रॉप आउट करोगे तो 12th में बेसिक बिल्कुल आपको प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि देखो ना ये पूरा चैप्टर ही मैथ्स पे डिपेंडेंट है। ऐसा है, अगर आपको मैथ्स ही नहीं आएगा, ये फॉर्मूला समझेगा कैसे आपको, राइट। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैथ्स इज द की टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। मैंने बताया फिजिक्स समझने के लिए आपको मैथ्स आना बहुत जरूरी है, ऐसा है, ओके। तो x का आंसर जो होगा साइन 270 प्लस ओमेगा टी का जो आंसर होता है दैट इज माइनस कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो मुझे आंसर मिलेगा माइनस a कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। अब अगर हम ध्यान देंगे ना, x इज इक्वल टू प्लस a कॉस ओमेगा टी, x इज इक्वल टू माइनस a कॉस ओमेगा टी। ये क्या हो रहा है, प्लस में एक बार आंसर आ रहा है, एक बार माइनस में, तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, राइट। So the final answer is therefore x will be equal to plus or minus of a cos of omega t, right? This is your answer. ये आपका आंसर हुआ, right? So this is the required expression of displacement of particle at एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। मीन पोजीशन पे तो ऑलरेडी आपने वहां पे ऊपर निकाल के रखा है थर्ड पॉइंट में, ये एक्सट्रीम पोजीशन का आंसर है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज जो मैंने सिखाई ये प्रॉपर्ली एकदम क्लियर है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, बेसिकली पूरा मैथमेटिक्स पे ही डिपेंडेंट है ये पूरा का पूरा चैप्टर। मैथ्स आया है, पूरा चैप्टर हमको आ गया, राइट, ओके। थैंक यू।